एक्चुअली वन लाइनर पेपर है, कईयों का हो सकता है कि तैयारी बहुत अच्छी थी, वहाँ सिली मिस्टेक 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन पे होना कोई बड़ी बात नहीं। तो अब आपको जो तैयारी करनी है वो करनी है आरएस मेंस के स्टूडेंट की तरह। आरएस मेंस वाले क्या कर रहे हैं, एज इट इज आपको वो करना है। आप अपने आप को ये मानिएगा कि हमारी आरएस प्रीलिम्स है वो क्लियर है, वो हम क्वालिफाइड हैं, और अब नहीं हो भले ही, लेकिन फिर भी अपने आप को मान के चलते हैं। भले ही हमास ने आरपीएससी ने अटैक बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या इजराइल की बराबरी लायक है? तो क्या आपकी बराबरी लायक है आरपीएससी? आप उस अटैक का अच्छे से जवाब दोगे, हालांकि भले ही इस बार नहीं तो अगली बार दोगे, लेकिन वो तैयारी किस तरीके से करोगे? वो मेंस अगर आपने पहले से ही कवर करके चलोगे, और मेंस के अंदर भी जो मेनली जो पार्ट है, जो लैंग्वेज वाले पार्ट है, हिंदी और इंग्लिश वाले पार्ट है, इनको काफी अच्छे से करके चलो, क्योंकि जब भी प्रीलिम्स का टाइम वापस आएगा या आप कोई भी एग्जाम देंगे तो इन 2 सब्जेक्ट को आप इतना बेटर नहीं कर पाएंगे जो आप आरएस के टाइम कर रहे हो। हालांकि आने वाले टाइम में आरएस के इक्वल कुछ एक भर्तियाँ और भी हैं, जिनमें जो सिलेबस इक्वल की बात कर रहा हूँ, जहाँ जो आपका पाठ्यक्रम जैसे कि एसआई का एग्जाम, तो एसआई का एग्जाम आएगा तो वहाँ पे भी आपके हिंदी काम आएगी। इंग्लिश लगभग राजस्थान के छोटे मोटे एग्जाम में सब में ऐड कर रखी है। ये सब पिछली बार एक बड़ी गलती, सीईटी का एग्जाम नहीं दिया, तो सीईटी दोगे वापस, उसमें भी वापस काम आएगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के अंदर मेरे हिसाब से जो वैकेंसीज हैं उसके लिए सीईटी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। सभी वैकेंसीज में है शायद, उसमें लगभग सब नहीं कर रखा है, तो सीईटी वाला एग्जाम दोगे वहाँ पे भी काम आएगा। मीनिंग ये नहीं है कि आपको वहाँ नौकरी करनी है, मीनिंग ये है कि आपको एनालिसिस करते रहना है। राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं, एग्जाम बोर्ड चाहे आरपीएससी लो चाहे सीईटी लो, अगर आपका क्वालिफिकेशन उस एग्जाम के अकॉर्डिंग है तो वो आप एग्जाम दीजिएगा। जरूरी नहीं आप उस पद पे जाके काम करें, लेकिन आप अपने आप को एनालिसिस करते रहें कि आप कंपटीशन में बने हुए। कई जने पिछली बार की जो तैयारियों में आपके जहाँ कमी रही है कि भाई आरएस वैकेंसी है तो तैयारी करना स्टार्ट करें, आप तैयारी करते रहिए। वैकेंसी देना बोर्ड का काम है, या जो भी इंस्टीट्यूट ये करवाएगा वो अपना टाइम से दे देगा। लास्ट में जैसा कि कमी रहना वो अपने में ही रहनी है, कमी उनमें नहीं रहेगी। लास्ट में वो तो कहेंगे हमने तो एग्जाम करवा ली, फिर अपने को लगेगा कि ये तो जल्दी करवा ली। तो हमेशा स्टूडेंट को यही लगता है, जैसे तैयारी करने बैठते हैं ना, ये जो मेंस लिखेंगे, इन स्टूडेंट्स के लास्ट में क्या समस्या रहेगी, ये बस 10 दिन का टाइम और मिल जाता ना, फिर एक दिन डेट आएगी ऐसी कि भाई किन्हीं कारणों से एग्जाम है, वो 3 महीने एक्सटेंड की जा रही है, 3 महीने आगे बढ़ गई, फिर उनसे पूछना कि अब कितने दिन चाहिए, तो वापस वो 10 दिन और बचेंगे, तो वो ये कहेंगे बस 5 दिन और मिल जाते हैं ना, तो इनको एक बार रिवीजन और कर लेता। तो हमारा टाइम कभी कंप्लीट नहीं होता है, यानी टाइम की डिमांड हमारी हर टाइम रहेगी। तो टाइम की डिमांड कब नहीं रहेगी, जब सिलेबस को आप पहले से ऑलरेडी 5 से 6 बार रिवीजन कर लोगे, और देखो कॉन्फिडेंस भी तभी आता है। बाकी इस बार 1-2 बार तो पढ़ के गए हो आप, 1 और 2 बार में क्या होता है, बाद में ये नहीं हो तो बाद में तो कम से कम 5 या 6 बार, और मेंस वाले जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और आंसर राइटिंग को आप अभी से बढ़ा दीजिए, ताकि क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस अगर राइटिंग स्किल्स में आ गया एक बार, तो फैक्चुअली चीजें तो धीरे धीरे याद हो जाएगी आपकी। जैसे ही कोई एग्जाम आती है तो बाद में फैक्ट को रटना स्टार्ट कर दो, और कुछ एक चीजें हैं जो रेगुलर आपको याद होनी चाहिए, कंटिन्यूस याद करते रहिए। जैसे कि पॉपुलेशन वाला टॉपिक है, कुछ राजस्थान की इंपॉर्टेंट हिल्स वगैरह हैं, उनसे लगभग अपनी हिल्स हैं वो जनरली जो अरावली की आपको लिखवाई हुई है, लगभग क्वेश्चन उसी में से पूछते हैं। अगर वो अच्छे से पढ़ी रहेंगी तो उसमें चाहे टाइपिंग मिस्टेक करे आगे वाला, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस उसमें तब आएगा जब आपने उनको 5-5, 6-6 बार पढ़ रखा है। वरना माहौल भी आपको पहाड़ी लगेगी कि ये भी थी, लिखवाई नहीं है। इसका मीनिंग है कि कम से कम रिवीजन है, वो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब अपन उन क्वेश्चन के ऊपर ही चर्चा करेंगे, और ये आंसर राइटिंग, जैसे कि आपको यहाँ जो बताया जाए, मेट्रा आपके पास सारा है, नोट्स वगैरह सबके पास है, मीनिंग यहाँ आपको एक रफली फॉर्मेट बताया जाए, उस फॉर्मेट को आप लिखते रहे कि हमें आंसर में जो इनपुट करना है वो क्या क्या करना है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक में अपन जो बात कर रहे हैं वो गोंडवाना लैंड के ऊपर,
गोंडवाना लैंड क्या है? इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसा कि पहले ही बता दिया मैंने, ये 15 वर्ड वाले बनेंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन है। अभी इस गोंडवाना लैंड में आपको लिखना क्या है? तो जैसे कि अपने नोट्स हैं या पहले की जो क्लासेज हुई है उसमें आपको बताया कि पृथ्वी है। इस पृथ्वी के फॉर्मेशन के टाइम 2 पार्ट थे। एक पार्ट था कॉन्टिनेंट पार्ट, महाद्वीपीय भाग, और उन सभी महाद्वीपीय भागों को अपन ने एक यूनिक नाम दिया था। नाम क्या था? हालांकि ये सब दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। और इस कॉन्टिनेंटल पार्ट के अलावा जो चारों का जो पार्ट था, ओशियनिक पार्ट, महासागरीय भाग, या जो वाटर पोर्शन पार्ट है, जलीय भाग है, 71% पार्ट, इसको नाम क्या दिया गया था? पैंथालासा। पैंथालासा का हालांकि राजस्थान से कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पे नहीं पूछेगा पैंथालासा। क्वेश्चन जो पेंजिया है, उस पेंजिया के आगे जाके 2 पार्ट या 2 डिवीजन होते हैं, जिसमें एक पार्ट तो है पेंजिया का उत्तरी भाग, जिसका अपने राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। ये ऊपर वाला पार्ट जो कि अंगारा लैंड में आता है, तो यहाँ से भी अपने क्वेश्चन नहीं होगा। अंगारा लैंड के जो सदर वाला जो पार्ट है, दक्षिणी भाग, इस वाले भाग को नाम दिया जाता है गोंडवाना लैंड। गोंड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, गोंड भारत का एक सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब्स कौन है? गोंड है। जैसे कि राजस्थान में सबसे बड़ी ट्राइब्स मेंढा और भील को मानते हैं, 2 बड़ी जनजातियां राजस्थान में। उसी तरीके से भारत में सबसे आदि प्राचीन जनजातियों में से वो सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप है वो गोंड को माना जाता है। अब ये जो गोंडवाना जो लैंड है, इसमें सदर्न वाले कॉन्टिनेंट, यानी जो वर्ल्ड वाला मैप है, जैसे कि आपके ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आएंगे महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। तो इसमें जो दक्षिण वाले जो महाद्वीप है, जैसे दक्षिणी अमेरिकन, अफ्रीका वाला पार्ट, अफ्रीका के बाद में जो अरेबियन प्लेट, और उसके बाद में ये जो जियोसिंक्लाइन वाला पार्ट है, जहाँ मध्य महाद्वीपीय पर्वतमालाएं बनी हुई हैं, जिन क्षेत्रों में आजकल भूकंप या इन प्लेट्स के बीच में जो मोमेंट है वो अधिक देखा जा रहा है। इसका मीनिंग है जो हलचलें हैं पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, तो ये मध्यवर्ती पर्वतमालाएं, इनके आसपास में हलचल अधिक है। और हलचल अधिक होने का जो एक परिणाम अभी भी हुआ, एक भूकंप वापस अफगानिस्तान के अंदर, जिसके अंदर लगभग 1000 से भी अधिक लोगों की डेथ हुई है। तो इन प्लेट्स के बीच में जो मूवमेंट बढ़ गया है, गतिशीलता जो है वो बढ़ गई है, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहा है इस वाले बेल्ट में। तो ये जो चेंजेस है किसके ऊपर है? टेथिस सी के ऊपर। ये मध्य महाद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं, जो कि मुख्यतः यहाँ पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में, भारत और चाइना के बॉर्डर से लगता हुआ एक पॉइंट आता है पामीर प्लेट्यू। हालांकि चाइना तो थोड़ा ईस्ट में रह जाता है। और ये वाला जो पार्ट है पामीर प्लेट्यू, इस पामीर प्लेट्यू से और इस साइड वाला जो हिमालय वाला पार्ट है, इंडिया का जो नदर्न ग्रेट प्लेन है, राजस्थान का जो थर्ड डेजर्ट, ये जितने भी पार्ट हैं ये किस में माने जाते हैं? ये माने जाते हैं टेथिस सी के, जियोसिंक्लाइन में माने जाते हैं। और उसके नीचे जो ट्रायंगल शेप में भारत का जो बचा हुआ हिस्सा है, ये माना जाता है गोंडवाना लैंड के अंदर। तो गोंडवाना लैंड को अगर डिफाइन करना हो तो गोंडवाना लैंड का मीनिंग होता है कि पेंजिया का जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया इज नोन एज गोंडवाना लैंड। यानी सबसे पहले डेफिनेशन में अपने को ये लाइन लिखनी होती है कि गोंडवाना लैंड क्या है? ये पेंजिया का दक्षिणी भाग है। अब इसमें इसको रिप्रेजेंट करने वाले कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? तो उत्तर वाले महाद्वीपों को सबको छोड़ दिया, यानी उत्तरी अमेरिका को छोड़ दिया है, यहाँ पे यूरोप को छोड़ दिया है, इंडिया के ऊपर वाला एशिया यानी नदर्न एशिया को छोड़ दिया है। अब उसके अलावा जितने भी पार्ट हैं सारे गोंडवाना लैंड के, जैसे कि अपने को इसमें दिख रहा है सदर्न अमेरिका गोंडवाना लैंड, उसके सामने अफ्रीका गोंडवाना लैंड, सदर्न एशिया है गोंडवाना लैंड, भारत के इस साइड में आप चलोगे तो एक कॉन्टिनेंट आएगा, ऑस्ट्रेलिया है गोंडवाना लैंड, और दक्षिण का महाद्वीप जो जनशून्य महाद्वीप है जो बर्फ से घिरा हुआ है, अंटार्कटिका। तो ये वाला है आपका गोंडवाना लैंड पार्ट। तो इसका मीनिंग है गोंडवाना लैंड के अलावा अंगारा लैंड है, उसमें पार्ट कम है, तो अंगारा लैंड को याद कर लीजिए। जैसे वो ज्योग्राफी में मैंने आपको नहीं लिखवा रखा, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर आपके लिखा हुआ है कि अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है और नदर्न एशिया है।
इसका मीनिंग इसके अलावा जितने भी जो बच गए वो सब क्या है, वो गोंडवाना लैंड है। तो इनको डिफाइन करते हुए उसके बाद में आप लिख सकते हो कि राजस्थान और भारत, यानी हम जिनके बारे में लिख रहे हैं कि वो भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो ये 2-3 बातें आपको लिखनी है और एक छोटा सा डायग्राम उस आंसर के अंदर आप इस तरीके से, ये दोनों डायग्राम है, ये इंडिकेट कर सकते हो एक कॉर्नर के अंदर। तो आपकी जो लैंग्वेज जो रहेगी उसमें एक तो ये रहेगा कि गोंडवाना लैंड क्या है, तो सदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया का दक्षिणी भाग, एक तो ये डिफाइन करना है। फिर बाद में डिफाइन करने के बाद में इसमें और कौन कौन से पार्ट है, तो इसमें सदर्न अमेरिका है, अफ्रीका वाला पार्ट है, इसमें सदर्न एशिया, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है और अंटार्कटिका वाला पार्ट। और भारत इसमें किस में आता है, तो इसमें भारत और इंडिविजुअली अपने एक रीजनल ज्योग्राफी और है सिलेबस में राजस्थान। तो आप इन दोनों को ही रेफर कर दीजिए क्योंकि ये तो वर्ल्ड वाइड किया आपने वैश्विक आधार पे, और अपने यहाँ से संबंध भारत से या यूं कहे राजस्थान, ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा। सिर्फ ये 3 फैक्ट अपने को इसमें बताने होते हैं। अब इसके बाद में अगर क्वेश्चन टेथिस सागर पे हो, हालांकि शब्द देखते हैं अपने को एक तो यूँ लगता है जैसे ये कोई जलीय भाग या सागरीय भाग में काउंट होता है, जबकि एक सागर नहीं होती, ज्योग्राफिकल टर्म्स में होते हैं जियोसिंक लाइन। जियोसिंक लाइन वो पार्ट होता है जब किसी कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट का डिसमेंटल होता है, अगर वो टूटता है तो महाद्वीपों के बीच में एक दरार आती है, उस दरार को नाम दिया जाता है जियोसिंक लाइन। तो जियोसिंक लाइन का मीनिंग होता है भूसंगति। जैसा कि अभी जो डायग्राम हमने देखा था, उस डायग्राम में पेंजिया के 2 पोर्शन बनते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो ये दरार है, ये अपने आप में भूसंगति है, जियोसिंक लाइन। तो सबसे पहला पॉइंट अपने को यही बताना होता है कि टेथिस सागर क्या है, तो इट्स ए जियोसिंक लाइन विच इज लोकेटेड बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, कि एक भूसंगति है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। अब इस वाले पार्ट में भारत में अगर देखें तो जो मुख्य निर्माण है वो कौन कौन से हुए, तो इसके अंदर जो मुख्य निर्माण है इंडिया का, जो एक तो नदन हिमालय वाला पार्ट, भारत का जो उत्तर विशाल मैदान है नॉर्थ ग्रेट प्लेन, भारत का जो ग्रेट डेजर्ट है जिसको नाम क्या देते हैं थार डेजर्ट। तो मुख्यतः ये जो फिजिकल डिविजन्स हैं इंडिया के, ये जुड़े हुए टेथिस सागर से। अब राजस्थान इनमें से कौन कौन से में शामिल है, राजस्थान शामिल है इसमें। एक तो राजस्थान में नॉर्थ ग्रेट प्लेन का एग्जांपल है अरावली के इसमें, राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है वो नदन ग्रेट प्लेन का ही पार्ट है। और एक मुख्यतः जो थार डेजर्ट की बात हो रही है, तो थार डेजर्ट भी मोस्टली राजस्थान के पास ही है, यानी इंडिया के जिन स्टेट्स में ये फैला हुआ है उसमें मोस्ट ऑफ ये राजस्थान के पास है। तो ये जो 3 फिजिकल डिवीजन है इंडिया के, ये मुख्यतः किससे रिलेवेंट है, ये टेथिस सागर। तो अपने को ये रेफरेंस देना होता है कि पहले तो बताना है कि टेथिस सागर क्या है और उसके बाद में भारत से या राजस्थान से इसका रिलेशन क्या है। तो उन फिजिकल डिविजन्स के नाम अपने को रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट टॉपिक में आपके सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक गोंडवाना लैंड और एक दूसरा टेथिस सागर। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आपके आता है टॉपिक सेकंड में, जहां हमने बात की थी लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया की स्थिति का मीनिंग क्या होता है, स्थिति का मीनिंग होता है उसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में आपकी जानकारी, यानी अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का कौन से अक्षांशों के बीच में, कौन से जिलों के बीच में या कौन से स्थानों के बीच में, और उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है अक्षांशीय। तो राजस्थान की अपने पड़ी थी सदर्न टू नदर्न लगभग 826 किलोमीटर। और उसी तरीके से एक दूसरा पार्ट है देशांतर, देशांतर जो कि ग्लोब में एक खड़ी लाइन होती है, ये तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल लाइन है।
जो कि डिफाइन करती है एक तो ईस्ट को और एक वेस्ट को, जिसमें 0 डिग्री वाला पार्ट है उसके वेस्ट वाला पार्ट अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ केवल देशांतर में डायरेक्शन कौन सी कंसीडर की जाती है, केवल ईस्ट को लिया जाता है। तो ये ईस्ट वाला पार्ट है, उसको लेकर राजस्थान के दोनों ईस्ट टू वेस्ट का जो गैप है वो देखते हैं तो 816 है। इनको भी मेंशन करना होता है, हालांकि क्वेश्चन फॉर्मेट में अपन देखेंगे कैसे लिखना है इसको। तो एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है 15 वर्ड में, 15 शब्दों में, या यूं कहीं 4 लाइनों के अंदर जो बनेगा कि राजस्थान की स्थिति के बारे में बताइए। अब प्रीलिम्स में तो देखो फैक्चुअली क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के पैटर्न कई सारे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि इंडिया में जैसा कि इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कौन सा पार्ट है भारत में? भारत का मोस्ट सदर्न पॉइंट है कि भारत के इंदिरा पॉइंट की तरह राजस्थान का कौन सा बिंदु है? तो अपने को आंसर बताना होगा बोरमुंडा है। जैसे भारत में इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, वैसे राजस्थान का जो सदर्न पॉइंट है वो किस जिले में स्थित है? तो अपना आंसर रहेगा बांसवाड़ा। तो इस तरीके से अप्लाइड क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, यानी इंडिया वाले पॉइंट लेके उस तरीके से पॉइंट राजस्थान में पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये पैटर्न अभी तक एग्जाम में स्टार्ट नहीं हुए, आने वाले टाइम में धीरे धीरे इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा पार्ट है राजस्थान का विस्तार वाला पार्ट, ये जुड़ा हुआ है मुख्यतः राजस्थान के एरिया से। तो राजस्थान के एरिया में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो ये तो आप पढ़ सकते हो कि राजस्थान का एरिया कितना है, हालांकि मेंस में नहीं पूछते। ये प्रीलिम्स का एक फैक्चुअली क्वेश्चन है कि राजस्थान का एरिया कितना है, तो अपने रटा हुआ होना चाहिए लगभग। हालांकि इसमें तो ये रटा हुआ इतना होता है अपना कि एक बार तो भारत का क्षेत्रफल भी यही बताते हैं पूछने में, राजस्थान का क्षेत्रफल बताओ तब 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसी का एक माइल में यूनिट होता है 130 to 139, 132 139। तो ये मेंस के अकॉर्डिंग आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में जिसके पास से अपना एरिया होता है उसकी अपनी एक आकृति। अच्छा, एरिया वाले में जो बड़े और छोटे जिले वाले जो पैटर्न है वो अभी अपने को याद नहीं करना है, क्योंकि बड़े जिले अब चेंज हो गए। हालांकि सबसे बड़ा जिला अब भी सबसे बड़ा वही है जैसलमेर। उसके बाद में दूसरा देखें बीकानेर, तो बीकानेर अब भी राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है, इनमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन इसके बाद वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे बाड़मेर, उसके बाद में जोधपुर, उनके अंदर काफी चेंज हो गया है। क्योंकि बाड़मेर का भी एक काफी बड़ा हिस्सा है जो बालोतरा के रूप में उससे अलग हो गया है, और जोधपुर से तो कई पार्ट है जो अलग हो गए। जोधपुर को सिटी के रूप में एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया है, उसके चारों ओर जोधपुर रूरल एरिया, जोधपुर ग्रामीण है, वो एक नया जिला बन गया है। जोधपुर का जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, उस साइड में फलोदी अपने आप में एक अलग डिस्ट्रिक्ट निकाल दिया है। तो इसका मीनिंग जो 4 बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो जोधपुर के एरिया में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग उसका जो ऑर्डर, जो टॉप 4 में जो ऑर्डर था वो कहीं ना कहीं अब बाहर होगा। उसके बाद में पॉसिबिलिटी ये थी कि चूरू एक बड़े डिस्ट्रिक्ट के रूप में आ सकता है, लेकिन अब चूरू की पॉसिबिलिटी भी हट जाती है, क्योंकि चूरू से सुजानगढ़ अलग कर दिया गया। तो इसका मीनिंग बड़े जिलों के अंदर टॉप ऑर्डर में चूरू आने की पॉसिबिलिटी थी कि चूरू आ सकता है, तो चूरू भी अब नहीं आएगा। तो हो सकता है कि जोधपुर का जो ग्रामीण एरिया है अब वो काफी बड़ा है, तो हो सकता है कि टॉप ऑर्डर में एज इट इज वापस वैसे के वैसे ही रह जाए पुराने वाले। लेकिन ये सिर्फ एक संभावना है, क्योंकि अपने पास एरिया और एरिया अपने आप में एक फैक्ट में होता है। तो अभी जैसा कि गवर्नमेंट के भी आपने बार बार न्यूज में देख रहे थे कि जिलों के सीमांकन अभी तक नहीं किए गए, जिला बना दिया है, घोषणा भी हो गई है, उसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो भी अधिसूचना वगैरह जो कानूनी या प्रशासनिक जो भी कार्रवाई करनी होती है वो उन्होंने अपनी तरफ से कर दी है। लेकिन उसके बाद में जो एक फैक्ट के ऊपर अपन जाते हैं कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनका प्रॉपर एरिया कितना है, तो ये भी क्लियरिफाई नहीं किया गया। ये जिलों की सीमाओं का जो अंकन होगा यानी सीमांकन, तो उनकी जो बाउंड्री ड्रॉ होगी उसके बाद ये फाइनली अपने सामने आएंगे डेटा। उसके बाद में अपन बात कर सकते हैं कि राजस्थान के 4 बड़े जिले, 5 बड़े जिले कौन से हैं, या 4-5 राजस्थान के जो छोटे जिले हैं वो छोटे जिले कौन से हैं। हालांकि अभी तक तो न्यूज़पेपर वालों के अकॉर्डिंग तो छोटा जिला सबके लिए दूदू बना हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली जो मैं बताऊं, मेरे हिसाब से दूदू सबसे बड़ा छोटा जिला मेरे हिसाब से नहीं होगा। होने में देखो कल डेटा आ जाए दूदू ही निकल है, तो मेरा ये सिर्फ एक अनुमान है, अनुमान गलत निकल सकता है। लेकिन अभी जो सिटी एरिया के रूप में, नगर निगम के रूप में जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़े नहीं है। जैसे कि हम जोधपुर सिटी की अगर बात करें तो जोधपुर में रहने वालों को पता है जोधपुर सिटी का जो विस्तार वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जयपुर सिटी है वो भी काफी सीमित है। सिर्फ सिटी एरिया के रूप में अपन बात करें,
आप अजमेर रोड पे जाओ, यहाँ से 5 या 7 किलोमीटर के बाद साधन प्रॉपर मिलना बंद हो जाते हैं आपको। अजमेर रोड के अलावा अगर आप साइड में कहीं पे भी निकल गए तो प्रॉपर साधन नहीं है, रूरल एरिया स्टार्ट हो जाता है। आप इस साइड में आप जाइए घाट की गुणी के बाद दौसा रोड के ऊपर, उसके बाद कनेक्टिविटी काफी कम है। और इस साइड में आप चले जाइए टोंक रोड के ऊपर, तो प्रताप नगर के बाद चौकी ढाणी को क्रॉस करने के बाद में उसके बाद में रूरल एरिया स्टार्ट हो जाता है, नगर निगम का इफेक्ट नहीं है उसके बाद। तो जयपुर सिटी है वो भी एक सिटी के रूप में है, हो सकता है कि दूर से भी छोटा निकला है, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है अभी तक। तो एक तुक्का जो लगाते हैं उसमें मैं भी अपना एक तुक्का ही लगा रहा हूँ। तो बड़े और छोटे जिलों से क्वेश्चन मेंस में पूछने की पॉसिबिलिटी, मेंस में क्या अभी तक तो जो एग्जाम होंगे उनमें भी नहीं पूछे गए जब तक सीमाओं का अंकन, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा बन गए हैं तो सीमांकन में हो सकता है 1 2 3 1 साल 2 साल या 3 साल, ये कितने भी लग सकते हैं। यह हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिशन आप जो दो यानी अगले 4 या 5 साल हो सकता है, तब तक जिलों से कोई क्वेश्चन ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के एरिया को लेके कोई भी क्वेश्चन नहीं है। हालांकि पिछले 3-4 सालों से वैसे कोई क्वेश्चन है भी नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं है। जिलों की इनके एरियाज को लेके क्वेश्चन जनरली कम पूछे जाते हैं, तो अब तो वैसे ही विवादों में आ गया क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं होगा जो ऐसा विवादित क्वेश्चन पूछे। हालांकि कुछ बड़े जिले हैं उनको फैक्चुअली पूछ सकता है कि राजस्थान का बड़ा जिला बताइए, क्योंकि उनको भी पता है बड़े जिले में चेंजेस नहीं किया गया, यानी जैसलमेर में कोई चेंज नहीं है तो जैसलमेर अब भी सबसे बड़ा है, लेकिन छोटे वाला वो नहीं पूछेंगे। तो बाई चांस उसने पूछा और बाद में डेटाज आ गए, तो डेटाज में हो सकता है कोई दूसरा आ जाए। तो ये जो जिलों के छोटे और बड़े हैं ये सीक्वेंस अभी आपको नहीं पढ़ने हैं, छोड़ने आप। फिर एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जिलों की और राजस्थान की आकृति, तो राजस्थान की आकृति तो चेंज नहीं हुई, राजस्थान स्टेट का पुनर्गठन नहीं हुआ है, राजस्थान तो एज इट इज वैसा ही है। तो वो रोमबस एक फैक्ट है, वो अपने को फैक्चुअली तरीके से याद रखना है। मेंस में वो भी नहीं पूछते, आकृतियों से क्वेश्चन नहीं आते। फिर बाउंड्री या सीमाओं से एक क्वेश्चन बनता है सिर्फ रेड क्लिफ वाला, और जहाँ तक मुझे लगता है जो रेड क्लिफ वाला क्वेश्चन है वो राजस्थान के संदर्भ में कम पूछेगा। एग्जामिनर जब लिखेगा तो सिर्फ रेड क्लिफ ही लिखेगा, तो उसको आपको इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं इस टॉपिक में। एक तो डिफाइन द लोकेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थिति के बारे में बताइए, और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है रेड क्लिफ लाइन के ऊपर, डायरेक्ट फैक्ट ये लिखा हुआ रहेगा। तो अगर हम बात करें राजस्थान की लोकेशन को लेकर, स्थिति को लेकर, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो फैक्ट अपने को इनपुट करना है, एक तो छोटा डायग्राम बनाना है राजस्थान का, देखो डायग्राम जब भी आप बनाओ तो उसके चारों ओर एक आउटलाइन बनाएगा। डायग्राम को खुला नहीं छोड़ना है, खुला छोड़ने पर क्या होता है राइटर जो हुआ है। तो इसके अंदर ये जो लोकेशन है ये सारी दर्शानी इफेक्ट आपको सारे ध्यान, ये 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 23 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ये वाला है इसमें ये लॉन्गिट्यूड्स के रूप में है 69.5 नेत्र डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये 78 डिग्री और 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये 869 किलोमीटर और ये 826 किलोमीटर। यानी राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो ज्यादा है मोर देन लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अक्षांशीय विस्तार से देशांतरीय जो दूरी है वो राजस्थान की अधिक है। अब इनमें सिर्फ 2-2 लाइन में अपने को लिखना है, यानी 2 लाइन में आपका अक्षांश वाला कंप्लीट हो जाए। तो लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ राजस्थान स्टेट 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ब्रैकेट में आपको इंडिकेट करना है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा गोलकोंडा, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड,
श्री गंगानगर, कोना विलेज या कोना, एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूडनल इज 826 किलोमीटर। राजस्थान की कुल अक्षांशीय दूरी का मीनिंग समझ जाएगा एग्जामिनर। अपने को नहीं लिखना है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दूरी लिखने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरीके से एक लाइन तो हो गई है अक्षांश वाली, यहाँ चाहे लिखना चाहो तो आप अक्षांश या अक्षांशीय स्थिति लिख सकते हो। और दो लाइनों के बाद में सेकंड वाले में लिखना आपको देशांतरीय स्थिति, longitudinal location. तो longitudinal location of Rajasthan state is 69.5 eastern longitude bracket में जैसलमेर कटरा, 278 डिग्री 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड धौलपुर सिलाना विलेज, एंड टोटल लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ राजस्थान 869 किलोमीटर। राजस्थान की कुल देशांतरीय दूरी 869 किलोमीटर। जैसे कि अक्षांशीय लिखा है जबकि दो लाइनें आपको देशांतर के बारे में भी लिखा है। इसमें जैसा कि आपको नोट्सों में जो डायग्राम फॉर्मेट में बनाया हुआ है ना, उस डायग्राम फॉर्मेट में नहीं बना गया। वो आपको इसलिए बनाया गया है कि उसमें आप सारी पॉइंट्स को कवर कर पाओ और इजीली देख पाओ। वहां आपको नोट्स में इस तरीके से लिखवाया हुआ है। अक्षांश जो भी अपन यूज करते हैं 23 डिग्री और 3 मिनट, ये राजस्थान के कौन से स्थान से स्टार्ट होता है और ये स्थान कौन से जिले में है, और लॉन्गिट्यूड से उनके बीच में दूरी कितनी है, वहाँ इस फॉर्मेट में नहीं लिखना, वहाँ लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखना है। यानी ये वैल्यू बता के, इस वैल्यू क्या है कि ब्रैकेट में आपको लोकेशन और डिस्ट्रिक्ट लिखना है। और लास्ट में डिस्टेंस वाली बात आपको अलग से करनी है कि राजस्थान के अक्षांश से दूरी कितनी है। ये प्रीलिम्स के जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, अक्षांश के अकॉर्डिंग, स्थान के अकॉर्डिंग, जिलों के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस या दूरी के अकॉर्डिंग, वो सारे डायमेंशन होते हैं नोट्स के अंदर। जबकि मेंस में लिखते टाइम अपने को थोड़ा सा लैंग्वेज को अलग तरीके से लिखना होता है कि एग्जामिनर को ये लगे कि पॉइंट सारे कवर हो गए हैं और एक लैंग्वेज के रूप में लिखा है। तो इसका मीनिंग है कि प्रीलिम्स और मेंस के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और वो होता है आपके राइटिंग स्किल्स का। भी लिख के आने वाला स्टूडेंट है वो अक्षांश वाला ऐसे भी लिख के आ सकता है जैसे कि एज इट इज नोट्सों में लिख रहा है, लेकिन इसको समझने में एग्जामिनर को थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि अक्षांश है ये यहाँ से 23 से, और आपने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री 12 मिनट नदर लैटिट्यूड, फैक्ट उसने यहाँ पढ़ लिए, फिर आप अलग से लिख रहे हो कि स्थान ये यहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। इससे बढ़िया है कि अक्षांश की जानकारी है वो सारी एक साथ है, एक लाइन में है, जबकि यहाँ अलग अलग लाइन्स के अंदर आ रही है। तो ये सिर्फ प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तो ये पैटर्न ठीक है, लेकिन मेंस के अंदर इसी चीज़ को अपने को लाइन के रूप में लिखना है। और जैसा ही मैंने आपको बताया, जैसा अक्षांश वाला लिखा है देशांतर का भी वैसे ही। फिर दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर फिलहाल जो अपने को देखना है वो देखना है बाउंड्री या सीमा वाला। सीमा वाला कौन सा है? रेडक्लिफ। रेडक्लिफ के बारे में क्या लिखोगे सबसे पहले? सबसे पहले इसको डिफाइन ये करना होता है कि रेडक्लिफ लाइन क्या है। इट्स ए इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। डिक्लेयर कब की गई? ये फैक्ट तो याद है ना? डिक्लेयर्ड ऑन 17 अगस्त 1947। इसका निर्धारण है 17 अगस्त 1947 को किया गया। एंड इट्स टोटल लेंथ इज 23 किलोमीटर, 33-23 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है वो 33-23 किलोमीटर। राजस्थान के संदर्भ में अलग है, क्योंकि आपने राजस्थान वाला फैक्ट रटा हुआ है, इस कारण कईयों के दिमाग में आ रहा है 1070। ये राजस्थान को लेकर ये है। बाकी टोटल लेंथ ऑफ रेडक्लिफ 23 किलोमीटर, 33-23 किलोमीटर। और वर्तमान में ये जिन राज्यों के ऊपर है, यानी भारत और पाकिस्तान, उसमें भारत वाली सीमा पे इस पे क्या क्या स्थित है। तो अपने यहाँ इंडिया में इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट में एक तो पंजाब है, पंजाब के जस्ट नीचे बॉर्डर पे राजस्थान है, राजस्थान के नीचे बॉर्डर पे गुजरात है, स्टेट के रूप में तो यही। और बाकी जम्मू कश्मीर जो कि अब यूटीज के रूप में आ गए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में। तो उसमें एक तो जम्मू एंड कश्मीर और एक उससे अलग हुआ हिस्सा, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो उसकी पूरी डिटेल के अंदर आपको इस तरीके से लिखना है। तो ये रेडक्लिफ वाला पार्ट है।
जिसमें रेड क्लिफ क्या है, सबसे पहला तो ये हो गया, इसको डिक्लेयर कब किया गया था, इसका टोटल लेंथ कितना है, और इसके ऊपर भारत की ओर से वर्तमान में कौन कौन से स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद में भी आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स इसमें बचे हुए हैं, सॉरी लाइनें कुछ बची हुई हैं आपके, तो उसमें आप इनपुट कर सकते हो कि सीमा रेखा पर कुछ पॉइंट जहाँ पे विवाद है, जैसे कि एक सियाचिन वाला पार्ट है, एक एलओसी वाला जो बॉर्डर है वो विवादित है, और एक गुजरात के अंदर एक जो रेड ऑफ कच्छ वाला जो पार्ट है वहाँ पे भी एक विवाद आता है, सरक्रीक विवाद। तो उसके ऊपर जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है उनके बारे में इंडिकेट कर सकते हो कि इस सीमा रेखा पर कुछ विवादित स्थल भी हैं जिनके नाम सरक्रीक, जो कि आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी आप कवर करेंगे, और हो सकता है शायद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते टाइम इन पॉइंट्स के बारे में आपने सुना हो। सियाचिन के बारे में तो सुना होगा ना, ग्लेशियर के रूप में पढ़ा है आपने। और जो एलओसी अपना बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल वाला पार्ट है, जो कि अपना पीओके और एक वर्तमान के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले पार्ट से जो अटैच है, उसके ऊपर आप लिख सकते हो। और एक गुजरात वाले पार्ट के अंदर जो एक सरक्रीक विवाद आता है कच्छ वाले पार्ट के अंदर, जो कि कारण ये था कि पहले ये वाला जो कच्छ वाला हिस्सा था ये पाकिस्तान की एक रियासत थी, सिंध रियासत। तो ये जो कच्छ का हिस्सा था ये सिंध रियासत के अंडर में था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में जो कच्छ वाला हिस्सा है वो भारत ने ले लिया, और बाद में जो सिंध रियासत की जो मांग थी कि जो कच्छ वाला जो हिस्सा है ये यहाँ तक हमें दिया जाए, यानी जो जलीय क्षेत्र था सरक्रीक को पाकिस्तान चाह रहा था, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई भी जलीय क्षेत्र आता है उसमें वो अपनी जो वाटर बाउंड्रीज हैं अगर उनके नॉर्म्स वहाँ फुलफिल नहीं हो रहे, वाटर बाउंड्रीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, समुद्री सीमाएं जो आपको पढ़ाया था ना 12 नॉटिकल 24 नॉटिकल मैडम ने करवाए हैं आपको, तो अगर वो सीमाएं अगर वहाँ सीमांकित नहीं हो सकती, यानी इतनी लंबी वाटर डिस्टेंस नहीं हो, तो जितना भी पानी होगा उस पानी वाले क्षेत्र को दोनों कंट्री जिनके बॉर्डर लग रहे हैं वो दोनों इक्वल उसको डिवाइड करें। तो भारत ने कहा कि सरक्रीक एक जलीय क्षेत्र है, और जलीय क्षेत्र सीमा पर होने के कारण दोनों कंट्रीज में इक्वल डिवाइड होगा। तो भारत का विवाद ये था, और पाकिस्तान चाह रहा था कि सिंध रियासत का अभिन्न हिस्सा होने के कारण ये अपना जो सरक्रीक वाला हिस्सा ये पूरा पाकिस्तान को दिया जाए, जबकि भारत ने इस पॉइंट को लेकर भारत ने अपनी तरफ से अप्रोच किया कि ये हिस्सा है आधा हमारा रहेगा, उसको लेके एक विवाद चलता है अभी सरक्रीक। तो याद आए तो उसको इनपुट कर सकते हो, याद नहीं आए तो जरूरी नहीं है कि उसको आप लिखो ही, यानी वो आपके आंसर के अंदर थोड़ा सा उस आंसर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। तो इन पॉइंट्स को आप उसके अंदर मेंशन करें, जैसा कि मैंने आपको, हालांकि पीडीएफ आपके साथ साथ में ऑनलाइन क्लासेस हैं क्या अभी आपकी? नहीं है, तो फिर भी कुछ चैनल वगैरह तो होगा, उसके अंदर ये पीडीएफ वगैरह है ना, जो अपने जो साइट वाला जो साइट स्प्रिंग बोर्ड के कुछ ऐसे होंगे आपके जो फ्री क्लासेस वगैरह कुछ होगा ऐसा, तो उस वाले चैनल पे अलग से डाल देना, ताकि ये आंसर राइटिंग आप साथ साथ में करते रहो। ये देखो आरएस बनना चाहते हो ये एक दिन करना ही पड़ेगा, ये चाहे आप आज कर लो चाहे 2030 में कर लें, तब भी यही कर तभी है, तब ताबड़ों के साथ करना पड़ेगा। पापा भी बैठे हैं, बच्चा भी बैठा है, उसके भी एक कान पे मार रही बात है, वो भी कहेगा कि पापा आप भी तो मस्ती करते हो। ताबड़ होने के बाद पढ़ना कितना मुश्किल है, हमसे पूछो। अकेले नहीं पढ़ना। तो ये जो स्टार्टिंग वाले 2 टॉपिक थे उसमें से छोटे छोटे 2 और 2 यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 4। तीसरे वाला जो टॉपिक है वैसे टॉपिक नहीं है, ज्योग्राफी की वोकेब है। करवाया था क्या कुछ बैचेज में से? मैंने स्किप भी किया था, करवा दिया था क्या? जिसके अंदर अपन ने बात की थी राजस्थान के कुछ हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल पॉइंट्स उनको। अब ज्योग्राफी के पेपर में हालांकि हिस्ट्री वाले पॉइंट्स की अपन ने वहां तभी बात इसलिए की थी क्योंकि कुछ ऐसी लोकेशन है जो आपको याद होती है, जो आपस में एक दूसरे से अटैच है, जैसे कि जंगल वगैरह है, गार्ड वगैरह है, उनका अपने ज्योग्राफी से कोई रिलेशन नहीं है। मेंस में अपन ज्योग्राफी में उन सारे पॉइंट को स्किप करते हैं, क्योंकि जब मेंस तक आपका नॉलेज इतना ब्रॉड हो चुका होता है कि आपको कम से कम जंगल एरिया के बारे में, और ये आपके हिस्ट्री का पार्ट भी है तो आपका कवर होता है कि जंगल क्या है। जंगल अपने आप में एक थॉर्नी वेजिटेशन का एरिया है जो कि मुख्यतः राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करता है इस एरिया को?
बीकानेर और नदल जोधपुर। ये मेंस में वैसे पूछेंगे भी। राजस्थान के अंदर ढूंढाड़ क्या है, तो ढूंढाड़ आपको ये इसलिए बताया गया था कि ढूंढाड़ शब्द है वो जयपुर में बहने वाली एक रिवर है ढूंढ, उस ढूंढ रिवर से रिलेवेंट है और आगे आपके कल्चर भी आएगा ढूंढाड़ी, यानी राजस्थान की बोलियां आपके सिलेबस का पार्ट है और उन बोलियों के अंदर एक ढूंढाड़ी कल्चर या ढूंढाड़ी बोली की बात आती है। तो कम से कम आपको ये नॉलेज हो। और ये आपके टूरिज्म के अंदर एक टॉपिक आता है जिसमें टूरिज्म सर्किट्स आते हैं, उसमें एक ढूंढाड़ सर्किट भी आता है। तो ढूंढाड़ सर्किट का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग जयपुर के आसपास का जो एरिया है जिसमें एज ए टूरिज्म साइट के रूप में जिसको कवर किया जाए, तो टूरिज्म साइट जो ढूंढाड़ के अंदर कवर होंगी वो जयपुर के आसपास ही होगी। तो उसके नॉलेज के लिए, बाकी मेंस वाले पॉइंट नहीं है, मेंस के अंदर आपसे जो लिखवाए जाएंगे वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है, जबकि इस टॉपिक में अपने पढ़े दोनों ही थे, हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल साइट, और वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिलों से रिप्रेजेंट होती है। तो एक तो राजस्थान में वर्तमान में ये वागड़ वाला एरिया, ये हालांकि कल्चर में भी आता है लेकिन ज्योग्राफी में भी इसका काफी इंपॉर्टेंस है। वागड़ अपने आप में एक नया संभाग ही बना दिया गया, बांसवाड़ा, इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया है कि वागड़ संभागीय आदिवासी जो ट्राइबल जो डिवीजन है वो अब अलग कर दिया गया। अदरवाइज पहले अपन आदिवासी संभाग किसको इंडिकेट करते थे, उदयपुर। अब आदिवासी संभाग के रूप में मुख्यतः बांसवाड़ा जाना जाएगा, क्योंकि बांसवाड़ा के जो 3 डिस्ट्रिक्ट जो बांसवाड़ा डिवीजन हेडक्वार्टर में जो आ रहे हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, तीनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो 60% से अधिक है, तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जबकि बांसवाड़ा तो ऐसा है जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो 75% से भी अधिक है। राजस्थान का वो जिला जहाँ पे अधिकांशतः जनजातियाँ निवास करती हैं, अधिकांशतः का मीनिंग होता है मोर देन 50%, 50% से भी अधिक। तो राजस्थान के तीनों जिले सदर वाले हैं, वागड़, बांसवाड़ा वाला पार्ट, इस साइड में डूंगरपुर वाला पार्ट और इस साइड वाला प्रतापगढ़ वाला पार्ट। तो एक तो मेंस के अकॉर्डिंग ये अच्छा किसको हो सकता है, वागड़। एक अरावली के पश्चिम वाला, इसका अपोजिट वर्ड है बागड़। हो सकता है कि कई बार दोनों में लिखने के वागड़ और बागड़ में अंतर बताइए, इसका मीनिंग दोनों के डेफिनेशन और एरिया बताने होते हैं कि वागड़ और राजस्थान के सदर्न पार्ट में स्थित है जो मुख्यतः लैंग्वेज से अधिक प्रभावित है, यानी इसके ऊपर जो इफेक्ट है वो किसका भाग है, ये लैंग्वेज। वहाँ एक शब्द आता है वागड़ी, तो ये वागड़ी से ज़्यादा प्रभावित शब्द लगता है। जबकि जो बांगड़ है, बांगड़ अपने आप में पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है, ओल्ड एलुवियल सोइल जो होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसको क्या कहा जाता है, बांगड़ कहा जाता है। और ये मोस्टली अरावली के पश्चिम का हिस्सा है जिसमें अपने पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू ये वाले पार्ट शामिल हैं। अब हालांकि नागौर के साथ एक डिस्ट्रिक्ट, एक नया पार्ट आप और भी शामिल कर सकते हो, हालांकि एक नहीं वैसे 2 यूज कर सकते हो, डीडवाना और एक कुचामन से। अब डीडवाना से भी अलग कर दिया गया एक नया जिला, कुचामन। कुचामन को कुचामन सिटी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है और एक सीकर और झुंझुनू से एक पार्ट अलग निकाल के नीम का था। तो इसका मीनिंग अब नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें बढ़ सकती है। हालांकि नए जिलों को आप अपने राइटिंग स्किल्स में काम में लेना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, ताकि आगे ज्योग्राफी जब सीमांकन के साथ रिप्रेजेंट जब होगी तो उन चीज़ों को धीरे धीरे आप लिख पाएंगे। क्योंकि ज्योग्राफी में देखो ये चीज़ें तो धीरे धीरे अपने को मेंशन करनी पड़ेगी। ये थोड़े चेंजेस हैं जो अपने पुराने वाली ज्योग्राफी से अपने को थोड़ा सा राइटिंग स्किल्स के अंदर अपने इन जिलों को लेकर आए, क्योंकि अपने यहाँ एरियाज की बात नहीं कर रहे, अपने यहाँ फैक्ट की बात नहीं कर रहे, अपने यहाँ बात करने के जो डिस्ट्रिक्ट थे पहले उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट अलग बन गए। तो इसका मीनिंग है कि उनकी बात भी अपन करेंगे कि इसमें इन जिलों को अपन साथ साथ में जोड़ सकते हैं। राजस्थान के पुराने वाले मैप आप लोगों के पास, हालांकि स्टेशनरी के ऊपर हो सकता है अवेलेबल हो, तो 1-2 दिन में जब भी आपके पास आ जाए या आप अरेंज करोगे तो हो जाएंगे आपके पास। तो उसके बाद में जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं उनको धीरे धीरे एलोकेट करवा देंगे आपको मैप के अंदर। एक बार लोकेट कर लोगे उनको, एक बार उनको राइटिंग स्किल्स के अंदर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया मैप के अंदर, तो अपने को लगभग पता लग जाएगा कि अब सीकर की जगह अपने को क्या क्या शब्द और यूज करना है। कोई झुंझुनू से भी अपना जो पार्ट है नीम का था ना, उसमें कुछ पार्ट गया है झुंझुनू से भी, तो झुंझुनू जहाँ लिखेंगे उसके साथ अपन और क्या लिख सकते हैं। पहले अपन नागौर लिखते थे, अब नागौर की जगह अपन और क्या लिख सकते हैं। पहले जहाँ सिर्फ जोधपुर लिखा जाता था, जोधपुर की जगह और क्या लिखा जा सकता है। तो इसका मीनिंग धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में आप लेकर आओगे तो नए जिले भी धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग है वागड़ में जो आपके पहले नोट्स में लिखा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको कुछ नए डिस्ट्रिक्ट है उनको मेंशन करना है।
तो जैसे कि ये क्वेश्चन बनता है। और ज्योग्राफी में एक आरपीएससी का काफी फेमस क्वेश्चन है जिसके बारे में पहले भी मैंने काफी चर्चा की है, बोराट और भौमिक। तो इनके अंदर अंतर पूछा जा सकता है कि बोराट और भौमिक है, इसमें अंतर क्या है। अंतर का मीनिंग है दोनों की पर्टिकुलर डेफिनेशन बतानी होती है और इसका अपना एरिया बताना होता है कि ये एरिया कौन सा है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका एरिया कौन सा है। ये दोनों में यही है। राजस्थान में ज्योग्राफिकल टर्म्स में एक शब्द आपको बताया हुआ है कि राट क्या है और राट क्या है। दोनों के बारे में डिफरेंस। एक शब्द आपको बताया हुआ है कि राजस्थान के अंदर मरु और मेरू शब्द, इन दोनों में क्या अंतर है। मरु, मेरू और माल। माल से जुड़ा हुआ एरिया है मालवा, जो एमपी के मालवा से अटैच, प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाले एरिया से। ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि सारे फिजिकल डिवीजन में आते हैं। भौतिक प्रदेश में आते हैं। आगे बड़ा टॉपिक आना है डेजर्ट वाला, तो डेजर्ट सारा मरु ही पढ़ेंगे। आगे आपके फिजिकल डिवीजन आएगा रावली, मेरू। राजस्थान के अंदर हाड़ौती पठार आएगा जिसको अपन किसके रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माल क्षेत्र के रूप। तो ये जो ज्योग्राफी वाले पॉइंट जो यहाँ पे आ रहे हैं ये सारे एज इट इज आगे टॉपिक के अंदर भी हैं। जैसे कि भी मैंने भी ये आपको बताया बोराट और भौमिक, ये अपने आप में क्या है, दोनों राजस्थान के प्लेट्यूज हैं, पठार है। और आपको ध्यान हो तो जब हम अरावली माउंटेन पढ़ते हैं तो राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं जिसके अंदर इनको कवर किया जाता है। जैसे राजस्थान के उड़िया पठार, राजस्थान का आबू ब्लॉक या आबू पर्वत, राजस्थान में बोराट, राजस्थान में भौमिक, राजस्थान के अंदर जो अपन अलवर की ओर जाते हैं सरिस्का की ओर तो क्रांसका और कांकरवाड़ी प्लेट्यू। तो इस तरीके के कुछ पठार आपके सिलेबस में दिए हुए हैं जो आगे फिजिकल डिवीजन वाले टॉपिक में आ जाएंगे। तो आपके फिजिकल डिवीजन भौतिक प्रदेश वाला जो पार्ट है, उस भौतिक प्रदेश में ज्योग्राफिकल वोकेब जो इंपॉर्टेंट यूज होती है वही इस टॉपिक में पूछी जाएगी। तो इसका मीनिंग इसको अलग से आप नहीं लिखें, कोई बात नहीं, आगे जब टॉपिक आएगा उस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैं डिस्कस कर लेता हूँ उनके ऊपर। यहाँ से भी जितने भी क्वेश्चन हैं 15 मिनट, ये तब तक 15 सूत्र वाले चलेंगे जब तक आपके ये टॉपिक नहीं आएगा भौतिक प्रदेश। राजस्थान ज्योग्राफी आरएस मेंस के सिलेबस के अंदर आपका जो प्रॉपर टॉपिक लिखा हुआ है, फर्स्ट टॉपिक आपका ये लिखा हुआ है। राजस्थान का जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो आकृतिक या जो ज्योग्राफिकल डिविजन्स है, भौगोलिक प्रदेश है, यहाँ से आरएस मेंस के सिलेबस की स्टार्टिंग होती है इस टॉपिक से। तो इसका मीनिंग इससे पहले जो आपकी जनरल स्टडी है राजस्थान ज्योग्राफी की, उसमें छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसके ऊपर अभी मैं डिस्कस कर रहे थे। वो प्रॉपर मेंस के जो टॉपिक है उसका हिस्सा नहीं है, जो अभी 4 क्वेश्चन जिनकी बात की है। तो इस टॉपिक से जस्ट पहले वाले टॉपिक जिसके बारे में अभी अपन बात कर रहे थे, ऐतिहासिक और भौगोलिक शब्दावली, उसके अंदर कुछ बच्चे हैं जिनके अंदर ये होमवर्क ऑलरेडी दिया हुआ भी है। तोराबाटी इस वाले टॉपिक में भी होगा और ये शब्द आपको ध्यान हो तो ड्रेनेज सिस्टम में भी आएगा। अपवाद अंतर में तोराबाटी शब्द किससे जुड़ा हुआ है, कांकले रिवर से, कैचमेंट एरिया ऑफ कांकले रिवर, तोराबाटी। इसके अलावा राजस्थान में थली प्रदेश, थली का अपोजिट क्या होता है, तली। तली को एक नाम और भी दिया हुआ, इस शब्द को पलाया भी कहा जाता है। प्रयास ये करना राजस्थान के छोटे मैप बना के और उसके बाद में इनको लोकेट करना। जैसे कि अभी जिन शब्दों पे मैं बात कर रहे थे, एक तो बोराट, भौमिक, ये वाले सब 15 मिनट में एक तो ये लिख लें। ये सारे फिजिकल डिवीजन वाले टॉपिक में लगभग कवर हो गया। इसके अलावा मरु और मेरू शब्द,
एक आता है माल और मालव। मालव को ये मालवा के रूप में भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये एरिया वही है कि मालवा का वो पार्ट जो राजस्थान में फैला हुआ है उसको क्या बोला गया है? मालव रीजन बोला गया। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में एक शब्द और आता है राठी। राठी हालांकि अपन यहाँ जो रास्ता में यूज करते हैं वो ये लेते हैं 0 से 25 सेंटीमीटर या लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन इज नोन एज राठी। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला। और एक दूसरा इसमें आपको जो काउ ब्रीड वाला है वो भी लेके चलना है, गाय की नस्ल वाला ये ऐड करके चलना है। यानी काउ ब्रीड इज आल्सो नोन एज राठी इन नदर वेस्टर्न राजस्थान। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में गाय की जो नस्ल है उसको भी क्या बोला गया है? राठी बोला गया है। विच इज आल्सो नोन एज कामधेनु, जिसको हम कामधेनु भी कहते हैं, अधिक दूध देने के कारण। एक शब्द आता है राजस्थान के अंदर राठ, जो कि एक डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, यादव डायनेस्टी। राठ और अहिरवाट, वहां बोली जाने वाली बोली को क्या बोलते हैं? अहिरवाटी। अहिरवाटी बोली होती है, जबकि क्षेत्र को अहिरवाटी बोलते हैं। अब इस अहिरवाट में भी चेंजेस हो गए। अहिरवाट पहले अपन लिखते थे जयपुर की कोटपुतली तहसील, अब कोटपुतली अपने आप में डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और अलवर का एक पार्ट उसके साथ अटैच किया गया, बहरोड। तो इसमें एक तो एरिया हो गया है जो कोटपुतली बहरोड, एक अलवर अपने आप में अलग डिस्ट्रिक्ट चला गया है, और एक अलवर में खैरथल तिजारा, तो उस एरिया में भी इस क्षेत्र का इफेक्ट है। तो पहले इसमें सिर्फ अपन एक ही डिस्ट्रिक्ट यूज करते थे, मेनली अलवर। जयपुर का एक पार्सली पार्ट लिखते थे कोटपुतली, तो अब जयपुर को नहीं लिखना, अब अलवर लिखना है। कोटपुतली बहरोड लिखना है। ये तिजारा खैरथल या खैरथल तिजारा वाला पॉइंट है, ये लिखना, यानी इन डिस्ट्रिक्ट को लिखना है। अहिरवाट वाला, बाकी राठी वाला आपको जनरली ध्यान नहीं है तो ये इसमें आ जाएगा। हेरिटेज। नेक्स्ट वाले टॉपिक, तो इस वाले टॉपिक के अंदर लगभग ये 8-10 शब्द हैं, सिर्फ आपको इन्हीं को ही मेंशन करना है, इन्हीं के बारे में ही लिखना है। अब इनके बारे में डिटेल आपको लिखवाएंगे नहीं, नोट्सों में सारा लिखा हुआ रहता है। तो नोट्सों के अंदर मैप साथ साथ में बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेंस वाली जो कॉपी है फर्क ये रहेगा कि आरएस मेंस की जो कॉपी है वो प्रीलिम्स वाले से आधी होती है। यानी आरएस प्रीलिम्स में छोटे छोटे फैक्ट को ध्यान रखा जाता है, जबकि मेंस में ये जरूरी नहीं होता है। भाई मेंस में आपकी इच्छा होती है क्योंकि आपको लिखना है, जबकि प्रीलिम्स में आपको लिखना नहीं, आपको बोला ही करना है। लिखा हुआ है जो आरपीएससी ने 100% जितना भी है वो आपको लिखा हुआ दिया है, तो भाई इसमें सही कौन सा वो टिक करना है। जबकि मेंस के ऊपर आपकी चॉइस है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो सबने मोबाइल नंबर नहीं लिखे तो इसके अंदर जो मैटर जो है वो काफी कम हो जाता है। जैसे पहला चैप्टर मेरे हिसाब से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपने 7-8 पेज में आते हैं, जिन्होंने रिटर्न किया उनको पता है। लेकिन यहाँ सिर्फ 8 लाइनों में है मैटर, सिर्फ 2 क्वेश्चन है 4-4 लाइन के, यानी एक पेज से भी यूँ कहें कि लगभग आधे पेज में काम हो जाएगा पूरे चैप्टर का। सेकेंड चैप्टर है वो लगभग 6-7 पेज का है, और यहाँ सिर्फ 2 क्वेश्चन है, वही 8 लाइनों के अंदर। तो इसका मीनिंग है ज्योग्राफी यहाँ बहुत ज़्यादा समराइज हो जाती है, हर कहीं से क्वेश्चन नहीं निकल सकता। हालांकि आप में से कई स्टूडेंट्स को हम कहते हैं भाई क्वेश्चन बनाओ और लिखो, हालांकि कई तो ये लिख देते हैं कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है और अन्य जिलों की आकृतियों को समझाइए। इस पे पूरा 100 वर्ड्स का क्वेश्चन लिख के ले आते हैं। इसलिए देखो राजस्थान की आकृति है रोमस प्रकार की है, और अन्य जिलों की आकृतियाँ भी हमने समझाई है। ये टोंक भी लगभग राजस्थान जैसा दिखाई देता है, और चित्तौड़ है उसकी 2 आकृतियाँ दिखाई देती हैं हमें। तो इसका मीनिंग है कि ऐसा क्वेश्चन आरएस मेंस में नहीं आता। पहले तो अपने को थोड़ा खुद पे सोचना है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, और ऐसा आप तब सोच पाओगे जब 2013 से लेके
और जो लास्ट एग्जाम 2021 तक जो हो चुके हैं, इनके मेंस के पेपर आपके पास होने चाहिए। इनके मेंस के पेपर अगर आपके पास होंगे तो आपका राइटिंग स्किल्स और आपका क्वेश्चन का सोचने का जो तरीका होगा वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो मेंस में इतने इजी आए हुए हैं, लगभग हर एग्जाम के अंदर। तेरा तो अपने आप में पहला एग्जाम ही था नए पैटर्न पे, लेकिन 2016 में भी रिपीट था क्वेश्चन, 2018 में भी रिपीटेशन था, 2021 में रिपीटेशन नहीं था लेकिन उसी पैटर्न पे था। जैसे कि 2013, 16 और 18 के जो क्वेश्चन पेपर थे लगभग उसी फॉर्मेट पे ही क्वेश्चन थे। लेकिन ये आपकी समझ में तब आएंगे जब चारों साल के जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में रिटर्न कर रहे हो, यानी उसके क्वेश्चन आंसर आप लिख रहे हो, तो राजस्थान ज्योग्राफी के 18 वाले जो सारे क्वेश्चन हैं वो उसी पेज में होने चाहिए। 2013 वाले जिस पे हैं, 16 वाले भी उसे हों, 2018 में भी 18 वाले भी उसी पेज में हों और 21 वाले पे। तब आप पेपर में सिमिलरिटी देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो लगभग एक जैसे हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था कि हाड़ौती की भौगोलिक विशेषताएं बताइए। हाड़ौती के ऊपर 2013 और 2016 में एक क्वेश्चन था कि राजस्थान की शेखावाटी की भौगोलिक विशेषताएं बताइए। ये वाला जैसे कि शेखावाटी को रिपीट किया था इन्होंने। तो इस तरीके से इसका मीनिंग है राजस्थान के फिजिकल डिवीजन वाले जो टॉपिक है उसमें से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, भौगोलिक विशेषताएं। तो उन भौगोलिक विशेषताओं को लेकर अपने को क्वेश्चन तैयार करना है, यानी आरपीएससी जैसा सोचे वो पहले सोच लेता है कि क्या सोच सकती है, तो उस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन बना के फिर आपको लिखना है। रिटर्न आपकी जो रिटर्न स्किल्स है उनको बेटर आपको पुराने वाले जो क्वेश्चन पैटर्न है उनको देख के करना है। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से हर कोई क्वेश्चन बना रहे हो। और शायद आजकल मेंस वालों को कुछ क्वेश्चन देना भी स्टार्ट किया है। कल ऐसा कुछ यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा था, टेलीग्राम चैनल पे है क्या, हो सकता है वो पिक्चर वगैरह उस पर आई हो, तो उसके ऊपर बता रखा था कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे। डिस्कस क्लास भी चलेगी शायद उनकी, या अभी तक हुआ है या नहीं हुआ। सही चलाने की बात थी, मैं नवीन जी के पास बैठा था तो बात हो रही थी इसमें। तो अगर उन क्वेश्चंस के ऊपर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और डिस्कस क्लासेस चलती है तो इसका मीनिंग उससे बड़ा कोई फायदा नहीं है भाई। उन चीज़ों के अंदर आपको लिखना क्या है, गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, तो आपकी आरएस मैथ्स की ज्योग्राफी की एक कॉपी अलग से डाल दीजिए, यानी वो कॉपी इतनी समराइज हो जाएगी। और जैसे ही आप ये मैथ्स वाली कॉपी लिख दें उसके बाद में आप एक अलग कॉपी जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी के जो लगभग मैथ्स में ये है 15-16 टॉपिक हैं आपके, प्रीलिम्स में तो लगभग 19-20 के आसपास है। तो जो 15-16 टॉपिक जैसे ही मैथ्स वाले कंटेंट आपका कंप्लीट हो जाए उसके उन 20 पेज में जैसे ही क्वेश्चन आपने लिखा है, यहाँ जो क्वेश्चन आपने 4 लाइनों में लिखा था, अब उन 4 लाइनों में आपने 4 फैक्ट यूज किए होंगे या कंटेंट में कुछ ना कुछ कीवर्ड थे जो यूज किए थे आपने 4 लाइनों के अंदर। अब वो जो मेन शब्द हैं, जैसे 4 शब्द हैं या मान लीजिए 6 शब्द हैं, अब उस क्वेश्चन को यहाँ लिखो और 6 के 6 शब्द एक लाइन में लिख दीजिए। तो ये 4 लाइनें आपकी किस में आ जानी चाहिए, एक लाइन के। और आपका ये जो पूरा पेज है, पूरा पेज यानी लगभग 3 या 4 लाइनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वैसे पूरे पेज में मेरे हिसाब से छोटे वाले कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 आपके पास में अगली बार भी ऐसी कोई मैराथन लगा के और भला कर सकता है, लेकिन लास्ट में आपका स्वयं का भला आपके ऊपर ही टिका हुआ है, यानी हमारे ऊपर नहीं है। मैराथन क्लासेस में भी इन चीजों का आपने अनुभव किया होगा। ये जिन कैंडिडेट्स ने 4 या 5 बार पढ़ रखा है, फायदा सिर्फ उसी व्यक्ति को ही हुआ है। और कोई ये सोचे कि उस मैराथन क्लासेस में मैं फायदा ले लूँ, यानी जिसने एक बार सिलेबस को कंप्लीट किया है, तो वो व्यक्ति वहाँ के डिमोरलाइज ही हो। क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं तो मैराथन क्लासेस में जो 5 बार पढ़ा हुआ कैंडिडेट है वो साइड में तोते की तरह आपके बार बार बोलता रहेगा, तो आपको लगेगा क्यों बड़बड़ा रहे हैं। अगर आपका भी 6 बार पढ़ा हुआ होता तो आप भी उसके तरीके से करते। तो इसका मीनिंग ये है कि हर कोई अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है, हालांकि इससे दूसरा डिमोरलाइज होता है, ये कोई नहीं देखता है। ये सिर्फ एक आदर्शवादी बात है कि सर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, मैं भी यही कहूँगा कि हाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसकी जगह अगर आप रहोगे तो आप भी ऐसा ही करोगे। उसकी जगह अगर मैं बैठा हूँ तो मैं भी बार बार बड़बड़ाऊंगा उसके पीछे पीछे टीचर के साथ साथ। तो इसका मीनिंग आपका कॉन्फिडेंस इतना बेटर तब आ पाएगा जब एक कॉपी को लगभग आप एक बार तो क्लास के साथ, जैसे कि हम जो लिखवा रहे हैं वो
एक बार आपका रिटर्न प्रैक्टिस और एक आपकी समराइज नोट्स। सबसे लास्ट में आपके जो काम आते हैं वो समराइज नोट्स काम आते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि नोट्स वाली कॉपी को आप एग्जाम से पहले लेके बैठे हो, तो इसका मीनिंग है कि बहुत बड़ी हेडेक लेके बैठे हो। आप एग्जाम क्लियर करने के चक्कर में नहीं हो, आप ये होगी ये एक कॉपी निपटे तो कोई दूसरे करंट वाले और देखे फिर। तो इसका मीनिंग नोट्सों को सरप्राइज करना स्टार्ट करो आज से। यानी जब भी आज का मीनिंग है, जैसे ये जो काम है ये पहले करो आप 100 पेज वाला क्वेश्चन आंसर वाला, ये जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा। और इस कॉपी को भी अपनी जो 100 पेज वाली है उसको एक दो बार उसको रीडिंग कीजिएगा फिर लिखने का। हालांकि वो 2-3 महीने बाद में तो आपको यूँ लगेगा कि अच्छा ये मैंने ही लिखे थे क्या। मैं पुरानी कॉपियाँ मेरी आज भी निकाल के देखता हूँ, पुराने जो रिटर्न प्रैक्टिस हम जनरली किया करते थे, उन कॉपियों को देख के मेरे को कई बार ये अनुभव होता है कि क्या सच में मैंने लिखा था। क्योंकि वो राइटिंग स्किल्स है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे इंसान भूल जाता है। मैं क्या बोलूं, जो सिलेबस कंप्लीट है। नहीं, इन्होंने कहा था कि सर हमारे प्री में थोड़ा फास्ट करवा दिया तो वो लोग क्लास लगा देते। आपने मुझे कोई नाराजगी नहीं है, जिनको ये भ्रम था कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्या होगा। आप क्वेश्चन आंसर वाला है वो 4-5 दिन डिस्कस कर लेंगे भाई, जो स्टूडेंट आना चाहे। लेकिन आने के बाद आप जो प्रयास करें ना निकलने का, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स हैं कुछ बच्चे जान के जिनके हो रखे हैं, जिनके क्वेश्चंस भी लिखवाए हुए, लेकिन फिर भी कईयों को लगता है कि हम चाहते हैं। टाइम का अभाव है, बाकी बातें अपन कल करेंगे इनसे। मेन ऑफिस तक बस जाएगी, बाहर खड़ी है, ड्रॉप कर देगी। लाइन बढ़ा के आराम से बैठ जाओ ताकि अगला बैच भी आएगा, ठीक है। मेन ऑफिस तक जाएंगी और बसें कल से मेन बिल्डिंग से मिलेगी, मेन बिल्डिंग से 19 नंबर तक आएंगी। ऐसा नहीं कि कोई को बोलेगा गोपालपुरा से मेरे को लेके आओ, नहीं, मेन बिल्डिंग से यहाँ तक सिर्फ यही से ले जाने का।